दोस्तों नमस्कार। अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लेखपाल भर्ती परीक्षा की अगली कड़ी में आज हम राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 के सामान्य जानकारी के प्रश्नों को देखेंगे। हमने इससे पहले चकबंदी लेखपाल के दोनों पेपर और राजस्व लेखपाल 2015 के दोनों पेपर को देख लिया है, जीएस के सामान्य जानकारी के हिस्से को। आज हम राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की मात्रा अधिकतम किसमें पाई जाती है? ठीक है, मानव शरीर में यूरिया की मात्रा अधिकतम किसमें पाई जाती है? विकल्प में दिया गया है रक्त, हृदय, मूत्र, पसीना। ठीक है, प्रश्न को समझा जाए। अच्छा प्रश्न है। तो क्या कहा गया है इसमें? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा की बात की, यानी पाया तो इन सभी में जाता है, क्योंकि रक्त में ही पाया जाता है, तो रक्त जहाँ जाएगा वहाँ पे पाया जाता है, लेकिन पूछ रहा है कि अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूत्र। मूत्र में सर्वाधिक यूरिया पाई जाती है, लगभग 2%। अब से अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो क्या बताएंगे आप? 2%। ठीक है, और अगर साइंस के में ये भी पूछा जा सकता है आगे चल कर के आपसे कि मानव मूत्र की संरचना, ठीक है, अगर मानव मूत्र की संरचना की बात करें हम, या कैसे क्या क्या इसमें पाया जाता है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है इसको हम देख लें। तो इसमें 95% जो है ये क्या होता है? जल होता है। ठीक है, यानी 95% इसमें जल होता है, 2% इसमें यूरिया होती है। ठीक है, मूत्र में 2% यूरिया होती है। इसके अलावा जो है इसमें अमोनिया फास्फेट, ठीक है, अमोनिया फास्फेट, फिर इसके साथ साथ आपको पाया जाता है इसमें हिप्यूरिक अम्ल। ये याद रखिएगा, आपसे बहुत पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिप्यूरिक अम्ल पाया जाता है कि नहीं, अगर पूछा जाए कि इसमें से कौन नहीं पाया जाता तो, या कौन पाया जाता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो क्या है, मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, इसको एक बार हम फिर से देख लें। तो 95% जल हो गया, 2% जो है यूरिया हो गया। ठीक है, शेष पदार्थों में यानी शेष अन्य में क्या क्या पाए जाते हैं? तो अमोनिया सल्फेट, फिर इसके बाद क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। फिर इसके बाद हिप्यूरिक अम्ल, ये ध्यान रखिएगा आप, हिप्यूरिक अम्ल जो है मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? मूत्र में यूरिया कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? 2%। ध्यान रखेंगे आप। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, केसर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य। केसर जानते हैं क्या होता है? केसर एक बहुत ही औषधि की तरह प्रयुक्त औषधि के रूप में और खाद्य पदार्थ में, देखे होंगे आप, खाद्य पदार्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ये बहुत ही औषधि गुणों वाला तत्व है। तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जानते हैं केसर जो है पहाड़ी राज्यों में सर्वाधिक होता है, जिसमें से जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक मात्रा में केसर उपजाया जाता है। सही जवाब क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब केसर का अगर आपसे वनस्पतिक नाम पूछ लिया जाए या साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे आप? इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं क्रोकस सैटिवस। ये इसका रासायनिक नाम है, सॉरी, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो क्रोकस सैटिवस। ये आप याद रखेंगे, केसर का वनस्पतिक नाम क्रोकस, वनस्पतिक नाम क्या हो गया? क्रोकस
सैटिवस, ठीक है, ये इसका वनस्पति का नाम हो गया। और अगर इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से चर्चा हम करें तो केसर कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी पौधे के किस हिस्से को से केसर प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है फूल के, जो पौधे का फूल है, फूल के स्त्री केसर, एक स्त्री केसर पुंग केसर नाम सुने होंगे आप, तो स्त्री केसर के सूखे हुए भाग को जो है इसी को हम अग्रभाग से प्राप्त करते हैं, यानी कि फूल के स्त्री केसर के अगले भाग को केसर के रूप में तोड़ लिया जाता है। केसर का पौधा कई प्रकार का होता है। इसके फूल जो है नीले, बैगनी, ठीक है, लाल, नारंगी, ये तमाम प्रकार के केसर के फूल होते हैं। इसमें से कोई भी उपजाया जाता है। और अगर केसर के पौधे की बात हम कर लें तो केसर का पौधा जो है 20 से 30 सेंटीमीटर जो है ऊंचा इसका पौधा होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। केसर का वनस्पति का नाम क्या है? क्रोकस सटाइवस, ठीक है। केसर कैसे प्राप्त किया जाता है? तो केसर फूल के स्त्री केसर के सूखे हुए अग्रभाग से प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रगान में निम्न में से किसका उल्लेख किया गया है? तो आपको जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। अब जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ये भी आप जानते होंगे। तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान की रचना की थी। अब राष्ट्रगान अगर आपको याद होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कई क्षेत्रों का नाम लिया गया है। जैसे राष्ट्रगान अगर आप ध्यान से याद होगा आपको तो उसमें कहा गया है पंजाब, सिंध, ठीक है, गुजरात, मराठा, द्रविड़, ठीक है, उत्कल, बंग, ठीक है। ये नाम होता है, क्या क्या नाम है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग। यहाँ पे आप देखते होंगे पंजाब आप जान रहे हैं, पंजाब तो आप जान ही रहे हैं, सिंध जान ही रहे हैं कहाँ होता है, ठीक है। भले पाकिस्तान में चला गया है, अब वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उस समय सिंध भारत का हिस्सा था, इसलिए सिंध भी था उसमें। सिंध, गुजरात आप जानते ही हैं, मराठा महाराष्ट्र जानते ही हैं आप। उत्कल कौन सा राज्य है? उत्कल किसे कहते हैं ये भी आप जान लें। उत्कल होता है, उत्कल राज्य जो है, उत्कल उड़ीसा का पूर्व नाम है। उड़ीसा को जो है उत्कल कहा जाता था, ये आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी अच्छा है। उत्कल का मतलब हो गया उड़ीसा। और बंग का मतलब क्या हो गया? बंग का मतलब होता है बंगाल, यानी कि जो पश्चिम बंगाल, पूरा बंगाल एक ही में था, लेकिन अब वर्तमान में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल हिस्सा है हमारा और पूर्वी बंगाल जो है बांग्लादेश में चला गया। तो बंगाल का भी उल्लेख है, इन क्षेत्रों का उल्लेख है। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन इसमें किसका उल्लेख किया गया? तो ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है। तो इसमें किसका अर्थ होगा? तो बंग के अंतर्गत जो है हम देखेंगे कि बंग, उत्कल बंग, याद है आपको? बंग का मतलब हो गया पूरे बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, उसमें बंगाल क्षेत्र का भी वर्णन हो गया और बंगाल की खाड़ी को भी शामिल किया जा सकता है। द्राविड़, उत्कल, बंग, तो बंग के अंतर्गत किसको शामिल करेंगे हम? बंगाल की खाड़ी को। सही जवाब क्या होगा इसका? बी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे राष्ट्रगान में क्षेत्रों और नदी जो महासागर है उनके अनुसार नाम दिया गया है। तो पंजाब का नाम है, सिंध का नाम है, मराठा का नाम है, द्रविड़ है, उड़ीसा है, बंगाल है और संपूर्ण बंगाल क्षेत्र को नाम दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम और किसकी बात करें तो हिमालय पर्वत का भी नाम है, ठीक है। हिमालय पर्वत
हिमाचल, उत्कल, और इसके साथ साथ आप देखें नदियों में, तो नदियों में यमुना का नाम है, गंगा का नाम है। आप एक बार राष्ट्रगान ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से आ गया आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। और राष्ट्रगान के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रगान किसने लिखा था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को लिखा था। और राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था, ये भी आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। और इसकी बात हम करें तो इसको जो है भारत सरकार द्वारा, संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया। ठीक है। और राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाना चाहिए? तो 52 सेकेंड में राष्ट्रगान का संपूर्ण गायन होता है। इतने फैक्ट आप राष्ट्रगान के बारे में जान गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या कहा गया है। विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। कौन था, बता सकते हैं आप? तो इसका सही जवाब होगा एडमंड हिलेरी। क्या है सही जवाब? एडमंड हिलेरी। और आपसे पूछा जा सकता है कब पहुंचा था ये व्यक्ति? तो सबसे पहले 29 मई, ये भी कई बार पूछा गया है, 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी एवं तेन सिंह जो है भारतीय नेपाली मूल के भारतीय व्यक्ति थे। तेन सिंह नोरगे, इनका पूरा नाम था तेन सिंह नोरगे शेरपा। ये एडमंड हिलेरी और तेन सिंह नोरगे शेरपा ने 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, सबसे पहले जो चढ़ने वाले हैं यही दोनों व्यक्ति थे। इसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने इस पे चढ़ने की सफलता प्राप्त की कौन थी? उनका नाम क्या था, ये भी पूछा गया है आपसे। उनका नाम था बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है पहली महिला, भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में सफलता प्राप्त की। ये कब चढ़ी थी? तो इन्होंने 1984 में चढ़ने में सफलता प्राप्त की। और अगर बात की जाए कि प्रथम विकलांग महिला या दिव्यांग महिला कौन सी हैं, तो उनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ने, जो दिव्यांग महिला हैं, दोनों पैर इनके कट गए हैं लेकिन इन्होंने चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। ये लखनऊ की है अरुणिमा सिन्हा। इन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। करंट अफेयर्स जुड़ा एक और प्रश्न, इस तथ्य हम देखते हैं तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई बढ़ गई है। इसकी पहले ऊंचाई कितनी थी? 8,848, ये इनकी पहले ऊंचाई थी मीटर। ठीक है, वर्तमान में इसकी ऊंचाई क्या हो गई? बढ़ गई है। दोबारा जब नापा गया तो इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। क्या कितनी हो गई ये पूछा जा सकता है आपसे? 8,848.86 मीटर, यानी 0.86 मीटर की वृद्धि हुई है लंबाई इसकी ऊंचाई में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूछा गया भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, तो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो सही जवाब इसका क्या होगा? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में पहला खुला विश्वविद्यालय शुरू किया गया था। ठीक है, इसका क्या नाम था? विश्वविद्यालय का नाम था डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। खुला को मुक्त भी बोलते हैं। तो क्या है? डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। ये जो है भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी या मुक्त विश्वविद्यालय था। कहाँ पे? हैदराबाद में। कब खोला गया था ये? तो ये जो है 1982 में खोला गया था। ठीक है, 1982 में भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो हैदराबाद में। इसका नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है,
और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। ठीक है, प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। और क्या नाम है इसका? राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। ये भारत उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, तो और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें अगर हम, तो उसका क्या नाम है? इग्नू, IGNOU, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये भारत का ये जो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय है, ये कब खोला गया था? इसको 1985 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, ये तीनों जो है मुक्त विश्वविद्यालय हैं। भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो हैदराबाद में अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय 1982 में, फिर उसके बाद इग्नू खोला गया 1985 में, और उत्तर प्रदेश का राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में 1999 में खोला गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब क्या होगा? कटक। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये भी आपको ध्यान रखना हो क्योंकि पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1946। ठीक है, कब पूछा जा सकता है आपसे? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1946 को कटक उड़ीसा में। क्लियर? और इससे जुड़ा फैक्ट अगर हम देखें तो एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? भारत का तो आपने देखा कि कटक में है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका मनीला। मनीला कहाँ है? फिलीपींस। मनीला कहाँ है? फिलीपींस। ठीक है, मनीला कहाँ है? फिलीपींस। यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, और करंट की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय शाखा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला की एक दक्षिण एशियाई जो शाखा खोली गई है, कहाँ खोली गई है? वाराणसी में। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की दक्षिण एशियाई शाखा वाराणसी में स्थापित की गई है। कब स्थापित की गई थी? 2019 में। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न अगर हम देखें तो क्या पूछा गया है? संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? याद है आपको? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। इस बैठक में क्या हुआ था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक थी और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी नहीं थे ये, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो है बैठक हुई थी प्रथम, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखें, पूछा गया है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो आप बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा, डॉक्टर सैयद अहमद खान। ठीक है, डॉक्टर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। इन्होंने 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन यानी मुस्लिम मोहम्मडन एंग्लो मुस्लिम क्या है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ठीक है, इन्होंने अलीगढ़ में 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जो आगे चल कर के 1920 ईस्वी में वही जो स्कूल खोला था उन्होंने 1920 में वही अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। ठीक है, क्या है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। क्या था स्कूल का नाम, तो इसका सही जवाब होगा 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से, अलीगढ़ से। अलीगढ़ में 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ऑप्शन क्या दिया गया है, गोबी, सहारा, कालाहारी, थार। तो आप जानते हैं इस विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। ये कहाँ पे स्थित है, ये उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप में कहाँ स्थित है, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें, इसका क्षेत्रफल है 3.5 लाख वर्ग मील। 3.5 लाख वर्ग मील जो है इसका क्षेत्रफल है, सहारा मरुस्थल है। ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप में ये स्थित है। और अन्य ये भी सबसे बड़े हैं। इनकी अगर हम बात करें, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है, जानते हैं आप गोबी मरुस्थल कहाँ है, चीन व मंगोलिया में, चीन व मंगोलिया में स्थित है। ठीक है, ये किस तरह का मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल जो है एक शीत मरुस्थल है। अब ये क्या था, ग्रीष्म मरुस्थल था, ये शीत मरुस्थल है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, चीन व मंगोलिया के क्षेत्र में स्थित है। कालाहारी की बात करें तो ये भी अफ्रीका में है, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में है। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। किन किन देशों की अगर बात करें तो किन किन देशों में स्थित है, तो ये जो है आपका ये कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ये 3 देशों में स्थित है। कौन कौन, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। और थार मरुस्थल आप जानते हैं, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये जो है पश्चिमी भारत यानी रेगिस्तान वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी भारत और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है ये, और भारत के पश्चिम में स्थित है और पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इसके साथ एक और इसके जुड़ा तथ्य है कि यह थार मरुस्थल जो है विश्व का
सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, यानी कि अन्य किसी मरुस्थल में इतनी जनसंख्या निवास नहीं करती है जितना थार मरुस्थल में। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है ये, ठीक है, ये याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है। तो विश्व का सर्वाधिक, अगर हम इसको इस तरह से देखें तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ये उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल की बात करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा? थार मरुस्थल। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन, कुंभ मेला आप जानते हैं प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में तो प्रयाग में लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयाग में प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है। यहाँ पे मेला कैसे लगता है? तो यहाँ पे जो है मेला, ये संगम है, किन किन नदियों का संगम है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जानते हैं आप यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना और सरस्वती नदी, ये तीनों नदियों का संगम है। और यहाँ पे जो है प्रतिवर्ष प्रति 12वें वर्ष 12 वर्ष में क्या होता है? महाकुंभ लगता है, ठीक है। महाकुंभ का आयोजन होता है। 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है, ठीक है। और एक और तथ्य इससे हम जुड़ा हुआ देखें तो 2017 में यूनेस्को द्वारा कुंभ को क्या दर्जा गया? इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसको कहा गया मानवता की अमूर्त, यानी जो दिखाई न दे लेकिन ये सांस्कृतिक विरासत है। अमूर्त क्या है? ये सांस्कृतिक विरासत, यानी यूनेस्को ने इसको जो है सांस्कृतिक विरासत घोषित किया। कब घोषित किया था? 2017 में, ठीक है। यानी कि कुंभ मेला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थित किया, लेकिन किस में स्थित किया था? अमूर्त सांस्कृतिक। अमूर्त सांस्कृतिक मतलब क्या होता है? इसे कुंभ मेला को दिखाई देता नहीं है। अमूर्त एक सांस्कृतिक धरोहर है, लेकिन अमूर्त प्रकार का सांस्कृतिक धरोहर है, इसे आप याद रखेंगे। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कब घोषित किया गया था? 2017 में, ठीक है। और अगला प्रश्न अगर हम देखें, क्या पूछा गया है? लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये कई तरीके से पूछा जाता है। तो जंग लगने से बना पदार्थ क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। यानी फेरिक एवं फेरस दोनों ऑक्साइड बनते हैं इसमें, ठीक है। क्या क्या होता है? फेरिक का मतलब क्या हुआ? FeO, और क्या है? Fe2O3, ये दोनों तत्व जो है जंग लगने से बनते हैं। तो सही जवाब इसका क्या होगा? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड, यानी FeO और Fe2O3 दोनों बनते हैं। और इससे जुड़ा एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बढ़ जाता है, यानी कि लोहे का भार जंग लगने पे बढ़ जाता है। और एक प्रश्न ये भी पूछा था कि लोहे की जंग कैसे लगती है? केवल हवा से या केवल नमी से या दोनों से? तो सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब इसका होगा, लोहे में जंग जो है हवा प्लस नमी दोनों के कारण ये पूछा गया प्रश्न है। तो आप ध्यान रखें कि हवा भी चल रही हो और नमी भी हो, तब जा कर के जो है ये लगता है जंग। और जंग से लगने से क्या बनता है? FeO और Fe2O3, यानी फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियों की ध्वनि पतली होती है और पुरुषों की ध्वनि जो है मोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, स्त्रियों की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। क्या पूछा गया है? तारत्व, यानी कि जो ध्वनि के 3 गुण होते हैं। कौन कौन होते हैं? ध्वनि के 3 गुण होते हैं। एक तो होता है तीव्रता,
दूसरा क्या होता है तारत्व, और एक गुण और है वो है गुणता। तो ये पूछ रहा है कि ये तीनों में से किसके कारण ध्वनि पतली होती है। तो तारत्व जो है, तारत्व की अधिकता होती है महिलाओं में, और पुरुषों में तारत्व कम होता है, इसलिए जो है इस पुरुषों की आवाज़ जो है मोटी होती है। तो स्त्रियों में ध्वनि की तारत्व अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ जो है पतली होती है। क्लियर हो गया? ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया है ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और योजनाएं आपसे आगे भी कई योजनाएं पुरानी और नई पूछी जाएंगी, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पूछा गया ट्राइसेम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है। तो ट्राइसेम के बारे में पहले हम जान लें। ट्राइसेम का अर्थ क्या होता है, इसका पूरा अगर अर्थ हम देखें तो इसका होता है, ट्राइसेम का पूरा नाम होता है ट्रेनिंग, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है ट्रेनिंग ऑफ, इसका अगर आप पूरा नाम जानेंगे तो अपने आप उत्तर पकड़ लेंगे। ट्रेनिंग ऑफ रूरल, ठीक है, रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अर्थात ग्रामीण युवाओं के लिए, रूरल यूथ का मतलब क्या हुआ, ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु ट्रेनिंग या प्रशिक्षण। क्या अर्थ हुआ इसका, यानी कि ग्रामीण युवकों के लिए। सबसे पहले तो आप इसको ये ध्यान रखेंगे कि इसके नाम में लिखा है कि ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ यानी कि ग्रामीण युवक, तो आप ऐसे पकड़ लेंगे ग्रामीण के युवकों के लिए है, क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ये। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ये ग्रामीण युवक स्वरोजगार के युवकों के स्वरोजगार के लिए शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो ये जो है 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। ट्राइसेम कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 15 अगस्त 1979 को। किस लिए शुरू किया गया था, तो ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है, 15 अगस्त 1979। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो आप जानते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, अर्थात जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी पर रह रहे लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है, ये आप जानते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, इसको ये भी पूछा जाता है सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है, तो वो है अमावस्या को दिन लगता है, ये अमावस्या, ठीक है। और ये स्थिति कब आती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है सूर्य ग्रहण के समय, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। सूर्य तो जानते हैं आपकी स्थिर होता है, वो चलता नहीं है, तो कभी चंद्रमा बीच में आता है, कभी पृथ्वी बीच में आती है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो क्या लगता है, चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण हमेशा कब लगता है, ये भी ध्यान रखिए। तो चंद्रमा है तो जानते हैं रात में लगेगा, तो ये पूर्णिमा के दिन, ये पूछा जाएगा आपसे। सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगेगा, तो सूर्य ग्रहण हमेशा जो है आपका अमावस्या के दिन लगता है, अमावस्या के दिन लगता है। अमावस्या को एक नाम और दिया है तो उसको ध्यान रखिएगा, प्रतिपदा। ये भी अगर अमावस्या की जगह प्रतिपदा दे देगा तो अभी आपको ध्यान रखना है कि प्रतिपदा को अमावस्या कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन लगता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया निम्न में से रबी की फसल कौन सी है, ठीक है।
रबी की फसल, यानी जानते हैं कि 3 प्रकार की फसलें होती हैं हमारे देश में। कौन कौन होती हैं? 3 प्रकार की फसलें कौन कौन सी होती हैं? रबी की, खरीफ की और जायद की फसल। ठीक है, तो रबी की फसल जो है, ये रबी की जो फसल होती है वो कब बोई जाती है, ये भी हम समझ लें। रबी की फसल बोई जाती है आपको इसको हम कहेंगे रबी की फसल का जो समय है, जो रबी की फसल का जो समय है वो देखा जाए तो ये नवंबर से, यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, रबी की फसल कौन कौन फसलें इसमें आती है? इसमें आता है आपका गेहूँ, चना, मटर, सरसों, जौ, मसूर इत्यादि। ठीक है, रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उसमें कौन कौन फसलें आती हैं? चना, मटर, गेहूँ, तोरई, सरसों, जौ। ठीक है, अगली कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है जानते हैं आप? ये बोई जाती है आपकी जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काटी जाती है। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काटी जाती है। तो इसमें कौन कौन फसलें शामिल हैं? तो खरीफ की प्रमुख फसल है धान, कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर। ठीक है, अर्थात चावल, कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर ये खरीफ की फसलें हैं। कब बोई जाती हैं? तो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। और एक होती है जायद की फसल। तो जायद की फसल कब बोई जाती है? तो ये जो है अप्रैल से जून, अप्रैल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, यानी अप्रैल में और जून में काटी जाती है। इसमें कौन की फसलें आती हैं? इसमें सब्जियां आती हैं, हरी सब्जियां जो गर्मी में मिलती हैं वो आती हैं सब्जियां। फिर इसके बाद जो है फल, चारा फसलें होती हैं। फिर इसके साथ साथ जो है आप जानते हैं तरबूज गर्मी में मिलते हैं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब जो है जायद की फसलें हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने देखा 15 प्रश्न ही पूछे गए थे सामान्य जानकारी से 2008 में। तो हमने 2015 के राजस्व लेखपाल के 2 पेपर देखा, 2015 चकबंदी लेखपाल के 2 पेपर और 2008 में पूछा गया था एक राजस्व लेखपाल का ये परीक्षा था। इसमें इसको हमने सॉल्व किया और इसके बाद हम अगले चरण में जो है सामान्य जानकारी के प्रश्न हो गए। अब हम ग्रामीण परिवेश की बात करें, ग्रामीण जानकारी से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। फिर इसके बाद हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और ग्रामीण जानकारी के लिए जो है आप विस्तृत अध्ययन करना चाहेंगे तो पुस्तक हम अथर्व सक्सेस पॉइंट की जो है पुस्तक ASP पब्लिकेशन नाम से पुस्तक प्रकाशित है, जिसमें साल पेपर चकबंदी लेखपाल और सभी पेपर लेखपाल के दिए गए हैं। और ग्रामीण विकास पुस्तक जो है वो भी छपी गई है, तो उसको भी आप ले सकते हैं विस्तृत अध्ययन के लिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन आपको खरीदने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी किताब है, आप उसको ले सकते हैं। और अगले चरण में हम जो है ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।